1857 में भारत ने अंग्रेजों को भगा दिया होता तो आज हमारा देश कैसा होता? क्या आपने कभी सोचा है कि हम आज गरीब क्यों हैं, बंटे हुए क्यों हैं और इतने सालों बाद भी एकता की तलाश में क्यों भटक रहे हैं? तो आज हम एक ऐसी साजिश पर बात करने जा रहे हैं जिसने हमारी नस्लों को अलग किया, भाई को भाई से लड़ा दिया और एक पूरे देश की आत्मा को छिन्न भिन्न कर दिया। जी हां, बात हो रही है डिवाइड एंड रूल की। लेकिन रुकिए, इसे एक साधारण नीति समझने की गलती मत करिए। ये एक सोची समझी साजिश थी, एक रणनीति थी जिसे अंग्रेजों ने हमारी एकता को चीरने के लिए बड़े ही चालाकी से लागू किया था। और आज जब आप सड़कों पर जाति, धर्म, क्षेत्र के नाम पर लड़ते हुए लोगों को देखते हैं तो समझिए कि उस बीज को बहुत पहले बोया गया था। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कब इसकी शुरुआत हुई, क्यों अंग्रेजों को इसकी जरूरत पड़ी, कैसे इसे लागू किया गया और आज भी हम कैसे इसकी जंजीरों में जकड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, हमें यह सब जानने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जब तक हम अपनी असली बीमारी नहीं पहचानेंगे तब तक इलाज मुमकिन नहीं। तो चलिए इतिहास के उस काले पन्ने को पलटते हैं जो आज तक पूरी तरह उजागर नहीं हुआ है। 1957 का विद्रोह, जिसे हम पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, भारतीय इतिहास का वो मोड़ था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने का असल खतरा दिखा दिया था। यह केवल सैनिकों का विद्रोह नहीं था, बल्कि एक जागरूकता की शुरुआत थी कि अगर भारतीय एकजुट हो गए तो अंग्रेजों का इस देश पर राज करना मुश्किल हो जाएगा। इस विद्रोह में हिंदू, मुस्लिम, जाट, सिख हर वर्ग ने अपनी भूमिका निभाई थी और यह दिखाया था कि अगर सभी जातियां और धर्म एक साथ आ जाएं तो भारत को स्वतंत्रता मिलने में कोई रोक नहीं हो सकती। लेकिन अंग्रेजों ने उस समय यह सिखा कि सिर्फ सैन्य ताकत से भारत को काबू में रखना मुश्किल है। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अगर भारतीयों को एकजुट होने का मौका मिला तो उनका साम्राज्य टूट सकता है। और यही वह समय था जब अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की रणनीति अपनाने का फैसला किया। उनका पहला कदम था भारतीयों को उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर बांटना। यह अंग्रेजों की मानसिकता थी कि जब तक वे भारतीयों को आपस में लड़वाते रहेंगे तब तक उनका शासन बना रहेगा। उनका मानना था कि एकजुट हिंदू और मुस्लिम, एकजुट भारतीय कभी भी साम्राज्य को चुनौती दे सकते हैं। यही वजह थी कि उन्होंने धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम के बीच दरार डालने के लिए नीतियां बनाई। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई, उसका पहला और सबसे बड़ा हथियार था धर्म और जाति का विभाजन। वे जानते थे कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता थी और यही विविधता अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती थी। 157 के बाद अंग्रेजों ने पहले तो अपने शासन को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए, लेकिन फिर उन्होंने समझ लिया कि अगर हिंदू और मुस्लिम के बीच दुश्मनी पैदा कर दी जाए तो यह न केवल सत्ता की स्थिरता बनाए रखेगा बल्कि भारतीयों को एकजुट होने से भी रोक देगा। इसका पहला बड़ा उदाहरण हमें 1905 में बंगाल के विभाजन में मिलता है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को हिंदू और मुस्लिम बहुल इलाकों में बांट दिया। उनका कहना था कि यह प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन असल में यह कदम हिंदू और मुस्लिम के बीच दुश्मनी और नफरत फैलाने के लिए था। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को यह महसूस कराया कि हिंदू उनसे ज्यादा शक्तिशाली हैं और इस तरह से मुस्लिमों को अंग्रेजों के साथ जोड़ने की कोशिश की। हालांकि इस विभाजन का भारतीय समाज पर गहरा असर पड़ा। बंगाल के लोग इस बंटवारे को नकारते हुए सड़कों पर उतर आए और इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और तेज कर दिया। लेकिन यह इंग्लैंड की चाल का हिस्सा था, जो उस समय तक पूरी तरह से समझ चुका था कि अगर भारत के लोग एकजुट होते हैं तो अंग्रेजों का साम्राज्य टूट सकता है। अंग्रेजों के द्वारा फैलाए गए धार्मिक और जातीय भेदभाव की राजनीति ने भारतीय समाज में न केवल दरारें डाली बल्कि इसे और भी गहरा किया। 1906 में अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत हुई, जो मुसलमानों के बीच शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए था। लेकिन इसने भी विभाजित और शासित की नीति को और मजबूत किया। मोहम्मद अली जिन्ना और उनके जैसे कुछ नेताओं ने अंग्रेजों से सहयोग करने का रास्ता चुना, क्योंकि उन्हें से लगता था कि भारतीय मुसलमानों का हित
ब्रिटिश शासन में रहकर ही बेहतर हो सकता है। यह एक ऐसी चूक थी जो आगे चलकर पाकिस्तान के निर्माण का कारण बनी। अब अंग्रेजों ने सोचा था कि अगर वे मुसलमानों को अलग से एक राजनीतिक वर्ग में रखेंगे तो वे हिंदू बहुल समाज में कभी भी अपनी ताकत महसूस नहीं कर पाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप 1909 के मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स के तहत अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई, यानी हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग वोटिंग अधिकार मिल गए। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने की संभावनाएं कम हो जाएं। इसने भारतीय राजनीति में ऐसी दरार डाली जो आज तक हमारे समाज को विभाजित किए हुए है। यह नीति और ज्यादा खतरनाक तब साबित हुई जब अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए इन अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों का गलत इस्तेमाल किया। क्या इससे हिंदू मुसलमानों के बीच दरार और गहरी हुई? क्या इस नीति ने भारत के भविष्य को और जटिल बना दिया? 1919 में कम्युनल अवार्ड के नाम से एक और बड़ा कदम उठाया गया, जिसने भारत में धर्म और जाति के आधार पर राजनीति को और भी गहरा किया। यह अवार्ड अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को दी गई एक नई सुविधा थी, जिसके तहत अलग अलग समुदायों को अपनी राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। इससे सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अब हिंदू और मुस्लिम और यहां तक कि अन्य छोटे समुदायों को भी अपनी अपनी अलग पहचान को लेकर राजनीति करने का मौका मिल गया। इसका सीधा असर यह हुआ कि भारतीयों के बीच आपसी विश्वास और समझ कम होती चली गई। अब लोग एक दूसरे को न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी एक दूसरे से अलग समझने लगे थे। यह अंग्रेजों की एक और चाल थी, हिंदू मुस्लिम के बीच दुश्मनी बढ़ाने की। लेकिन इस बीच 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहली विश्व युद्ध ने भारतीय राजनीति की दिशा को एक और मोड़ दिया। अंग्रेजों ने भारतीयों से युद्ध में मदद मांगी और भारत ने सैनिकों की बड़ी संख्या दी। हालांकि युद्ध के बाद भारत में असंतोष बढ़ने लगा। युद्ध के दौरान भारतीयों ने महसूस किया कि उनकी मदद के बदले उन्हें कुछ ठोस लाभ नहीं मिला। इससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आंच और बढ़ी। अब लोग केवल ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी आंतरिक बंटवारे के खिलाफ भी आवाज उठाने लगे थे। यही समय था जब अंग्रेजों ने सोचा कि अगर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर करना है तो उन्हें इन बंटवारे को और गहरा करना होगा। इसी के चलते उन्होंने 1919 के रॉलेट एक्ट को लागू किया, जो भारतीयों के खिलाफ एक और कठोर कदम था। इस एक्ट ने भारतीयों को किसी भी कारण गिरफ्तार करने का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया था। इसके विरोध में भारत में और ज्यादा प्रदर्शन हुए, लेकिन ये सब कुछ अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति का हिस्सा था। क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने भारतीयों में असंतोष को और बढ़ाया? क्या रॉलेट एक्ट ने अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति को और मजबूत किया? जैसे जैसे अंग्रेजों ने भारतीय समाज को और ज्यादा बांटने का रास्ता दिखाया, भारतीय राजनीति में गहरे बदलाव आ रहे थे। 1919 के रॉलेट एक्ट और अंग्रेजों के दमनकारी कदम ने भारतीय जनता को और भी ज्यादा उत्तेजित कर दिया। लेकिन अब तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया नेता मिल चुका था, महात्मा गांधी। गांधी जी ने अपने नेतृत्व में भारतीय समाज को एकता की ओर प्रेरित किया और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष को एक नई दिशा दी। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जो केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं था बल्कि यह भारतीय समाज में एकता का संदेश देने के लिए भी था। गांधी जी ने साफ कहा कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ संगठित होकर लड़ाई लड़नी है और इसके लिए हमें सभी धर्मों, जातियों और समुदायों को एकजुट करना होगा। गांधी जी का यह विश्वास था कि अगर भारतीय एकजुट हो जाएं, तो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति को हराया जा सकता है। लेकिन यहां पर एक दिलचस्प मोड़ आया। गांधी जी की नीतियां आम जनता को एकजुट कर रही थी, लेकिन साथ ही अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति भी पीछे से अपने असर दिखा रही थी। गांधी जी ने यह समझ लिया था कि अगर भारत को स्वतंत्रता चाहिए तो हमें सबसे पहले अपने भीतर की नफरत और भेदभाव को खत्म करना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह संदेश दिया, अंग्रेजों ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को और बढ़ावा दिया। उनका मकसद था भारतीयों को जातियों और धर्मों के आधार पर और विभाजित करना।
ताकि भारत कभी भी एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र न बन सके।